Hello everyone. My name is Sandeep Sharma and I am your botany faculty. Today I am going to discuss with you a very interesting and impactful topic named cell cycle and cell division. जैसे आपको पता है बच्चों कि हर साल नीट में इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम रहते ही रहते हैं। और ये चैप्टर इतना इम्पैक्टफुल क्यों है? क्योंकि हर साल जैसे मैंने बोला है कि 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम नीट में रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि आप मानकर चलिए कि 12 नंबर का जो पेपर है वो इटसेल्फ इसी चैप्टर में से रहता है। और ये चैप्टर जो है ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जो हमारी फाउंडेशन क्लासेस होती हैं यानी कि लोअर क्लासेस, उसमें हम सेल साइकिल के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़कर आते हैं। यानी कि जब आप लोअर क्लासेस में होते हैं, आई थिंक 6th और 7th क्लास में, तो हम सेल वर्ड जो है वो सुन लेते हैं। तो सेल का डेफिनेशन सभी बच्चों को ही क्लियर होना चाहिए और होगा भी आप सभी बच्चों को कि सेल जो है, सेल बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, माने तो सेल को क्या बोला जाता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला? माने तो और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट सेल इज ऑल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे एक सेल से ही ओरिजिनेट हुए हैं। अगर हम अपना एग्जाम्पल ले लिए, ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लें, तो वी ऑल आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल नेम्ड जाइगोट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है, सो अपॉन मेनी मल्टीप्लीकेशंस अंडरगो सेवरल माइटोटिक डिविजन्स, देन दे विल गोइंग टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो। सेल जो है, सेल के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होता है। तो आज हम सेल की एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि सेल जो है, सेल जब थ्योरी हम पढ़ रहे थे तो शिल्डन और जो श्वैन थे दोनों ने ये बोला था कि प्लांट और एनिमल सेल्स जो होती हैं, दे ऑल आर plant or animal body are made up of cell and cell product, but both of them didn't explain how new cells are formed. सारे बच्चों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दोनों ने ये बताया था कि जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं ये सेल और सेल प्रोडक्ट के बने होते हैं, बट हमें ये भी पता है कि कोई भी इमॉर्टल नहीं है। यानी कि जब भी कोई पुराना सेल यानी कि पेरेंट सेल की जब डेथ हो जाती है तो ये नए सेल्स आए कहां से? तो ये बहुत ही क्यूरियोसिटी होती बच्चों को कि सर जब नए सेल्स का डेथ हो जाता है, पुराने का तो नए सेल्स आए कहां से? तो ये नए सेल्स कहां से आए, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है सेल की कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो इनोनिमिटी थी इसको एक्सप्लेन किया रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो जो था, रुडोल्फ वर्चो ने ये बोला कि जब भी कोई पेरेंट सेल की डेथ होने लगती है तो उससे पहले वो क्या करता है, वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करता है। यानी कि माने तो कोई भी पेरेंट सेल है, लेट अस सपोज ये कोई पेरेंट सेल है, तो ये पेरेंट सेल की जब भी डेथ होने लगेगी तो इससे पहले ये क्या करेगा, इससे पहले ये डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर। यानी कि ये 2 डॉटर सेल्स जो हैं ये कौन बनाता है, ये पेरेंट सेल बनाते हैं। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे कि जब भी पेरेंट सेल्स जो डॉटर सेल्स बनाने का प्रोसेस शुरू करता है तो उसमें क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज का टॉपिक है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया है कि सेल साइकिल माने तो ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस हम किसको बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो यहां से शुरू होता है और वहीं आकर वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं
ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर जाने तो ये माना जाता है कि सेल डिवीजन वाली जो प्रॉपर्टी थी इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था ड्यूमस एंड परवोस्ट। यानी कि ड्यूमस एंड परवोस्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सेल डिवीजन प्रॉपर्टी को क्या किया, ऑब्जर्व किया। और ये कैसे ऑब्जर्व किया, जब वो फ्रॉग सेल की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे थे। फ्रॉग की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, अब डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होती है, जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक का जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं बच्चों डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। जैसे आप जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे गैस्ट्रूला, ब्लास्टूला, दीज ऑल आर कंसीडर्ड अंडर द डेवलपमेंटल स्टेजेस। ऐसे ही जब फ्रॉग के जाइगोट को स्टडी किया जा रहा था कि फ्रॉग का जो जाइगोट है वो कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है और कैसे वो एक अडल्ट फ्रॉग बना देता है, उन सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जब स्टडी किया गया तब ड्यूमस और परवोस्ट ने एक टर्म को इल्यूसिडेट किया और वो टर्म था सेल डिवीजन। उन्होंने बोला कि जाइगोट जो होता है वो एक सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है और वो बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन्स करता है और उससे क्या होता है, उससे एक अडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि सेल डिवीजन जो प्रॉपर्टी थी ये किन्होंने डिस्कवर की थी, ड्यूमस एंड परवोस्ट ने, व्हाइल स्टडीइंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फ्रॉग। चलिए अब हम बात करते हैं सेल साइकिल की। तो जैसे मैंने ये बोला है कि बच्चों ये कैसा प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। सो दीज आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which cell duplicate its genome and other cellular constituents So after done with duplication, then these cells are eventually divided into two daughter cells. अब ये एक एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है सेल साइकिल का। इसमें वो क्या कह रहा है, सिंपली कि यहां पर सेल क्या करता है, कोई भी सेल जब डिवाइड करने लगता है तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले जो सेल है वो डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट का मतलब होता है जैसे कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के जैसा ही एक दूसरा प्रोडक्ट बना देना, उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी उसका रेडी कर देना। क्लियर है। अब सेल जो है वो डुप्लीकेट किसको कर रहा है, सेल डुप्लीकेट कर रहा है जिनोम को। अब ये जिनोम क्या होता है, तो जिनोम होता है फॉर एग्जांपल अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं एक ह्यूमंस के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो सारे बच्चों को पता है कितने होते हैं, 2n इज इक्वल्स टू 46। अगर मैं इसका n वैल्यू निकालूं तो n वैल्यू कितना आएगा, 23। यानी कि द अमाउंट ऑफ डीएनए विच इज प्रेजेंट in n number of chromosome is called as genome size of that particular organism। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं आपका जिनोम साइज क्या है, तो आप बोलोगे कि सर हमारे जिनोम साइज में आते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहां पर सेल जो है वो डुप्लीकेट पहले तो करेगा जिनोम को, जिनोम माने तो डीएनए कंटेंट। यहां पर पहले तो वो अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा एंड आफ्टर डन विद डीएनए डुप्लीकेशन उसके बाद सेल क्या करेगा, उसके बाद सेल करेगा अपने फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डुप्लीकेट।
अब सेल जो है, सेल के अंदर तो कितना सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। सेल तो एक तरह का ब्रह्मांड है जिसके अंदर कितने सारे आपको गैलेक्सीज देखने के मिलेंगी। गैलेक्सीज मानो तो कितने सारे बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि डाइवर्स फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आपको देखने को यहां मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आएंगे प्रोटीन्स। सबसे पहले तो प्रोटीन्स की बात होगी। प्रोटीन्स के बाद केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी, एटीपी फॉर्मेशन, और माने तो ऑर्गेनेलीज यानी कि सेलुलर ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ये सब का डुप्लीकेशन होगा पेरेंट सेल के अंदर। याद रखना है, कोई भी सेल जब डिवाइड करने लगता है तो उससे पहले क्या होगा? उससे पहले वो कितना सारा मटेरियल रेडी करेगा, डुप्लीकेशन करेगा। क्लियर है? डुप्लीकेशन करने के बाद सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर स्प्लिट कर जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक बच्चों क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये सेल जो है ये डिवाइड क्यों कर रहा है? क्या जरूरत पड़ेगी सेल को डिवाइड करने की? ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सेल डिवाइड क्यों कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो सेल इतना सारा मटेरियल दोबारा से क्यों बना रहा है? क्या जरूरत पड़ेगी सेल को इतना सारा मटेरियल दोबारा बनाने की? शाबाश, तो बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि सेल डिवीजन जो है वो इसलिए ज्यादा जरूरी है फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ रेस के लिए, क्योंकि अगर एक पेरेंट सेल जो है अगर बॉडी के अंदर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बॉडी के अंदर दोबारा से कंटिन्यूशन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे सेम हमारे अंदर होता है। हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो स्पीशीज हैं उनकी रेस जो है वो नेचर के अंदर कंटिन्यू रहे। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, यंग वंस पैदा नहीं करेंगे अपने जैसे, तो हमारी स्पीशीज धीरे 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 क्या हो जाएगी? वल्नरेबल हो जाएगी। और अगर ये वल्नरेबल हो जाएगी तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? विच इज वेरी क्लोज टू एक्सटिंक्शन, यानी कि बहुत जल्दी हमारा क्या हो जाएगा? धरती से विनाश हो जाएगा। यानी कि हमें कोई भी नहीं आने वाली पीढ़ियों में जान पाएगा कि हम जैसे भी स्पीशीज में कोई एग्जिस्ट करता था। ऐसे ही सेल्स है, तो सेल डिवीजन प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा रीजन इसका क्या है, जो नीट में क्वेश्चन भी रह चुका है, कि सेल डिवीजन जो है इसका बहुत अहम रोल रहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो लेट अस सपोज अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेटा क्या आते हैं? इनमें आते हैं प्रोकैरियोट्स, उनके बाद प्रोटिस्ट्स। तो आपको पता है ये दोनों किंगडम्स के अंदर हम क्या लेते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है हमारे पास, प्रोकैरियोट्स की अगर बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, और प्रोटिस्ट के अंदर अगर मैं एग्जांपल लूं तो डाइएटम्स हो गए, डाइनोफ्लैजलेट्स हो गए, स्लाइम मोल्ड्स हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। न्यूमरस लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, बट आई एम टेकिंग ओनली वन एग्जांपल हियर, डाइएटम। अब आप देखिए, आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा है, तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है? तो ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन नंबर एंड, इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ग्रोथ। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं या मास बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। क्लियर है? अब लेट अस सपोज ये एक सेल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, एक ही सेल का बना है। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है? ये जब रिप्रोड्यूस करेगा तो रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? अपने जैसे और पैदा करने। तो आप देख रहे हो यहां पर ये अपने जैसे और पैदा कर रहा है, बट यहां पर एक सेल से दो सेल्स बन रहे हैं। तो ये सेल अपनी कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है बच्चों? वेरी गुड, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है? सेल डिवीजन। वेरी गुड, वेरी गुड, सेल डिवीजन।
ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है यहां पर सेल डिवीजन एक अहम रोल प्ले कर रहा है। किसमें? एक तो वो इस पेरेंट सेल की या ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी ग्रोथ कर रहा है। यहां पर आप देख रहे हो जब ये डिवाइड करेगा तो कितने सारे नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा, जिनको हम कॉलोनी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम कॉलोनी बोल देते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो ये जो पेरेंट सेल है ये अपने जैसे कितने अपने जैसे सिमिलर सेल्स बनाता जा रहा है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ बेटा सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन ने यहां पर दो रोल प्ले करे। पहला तो इस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करवाई, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाई, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये सेम टाइम पर हो रही है। जब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम टाइम पर होती हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम उन इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। तो पॉइंट टू बी नोटेड बेटा। सो ये कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। ये कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों सेम टाइम पर हो रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। बट हमारे केस के अंदर क्या होता है? हमारे केस के अंदर पहले तो ग्रोथ होता है, सो आफ्टर अटेन ग्रोथ उसके बाद हम रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारे केस में ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये दोनों इवेंट्स टू डिफरेंट टाइम पीरियड पे हो रहे हैं। अगर दो डिफरेंट इवेंट्स दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर हो रहे हैं तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो याद रखना बेटा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है ये नीट में कई बार आ जाता है, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा भी। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है और हमारे अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। बट दोनों इवेंट्स में आप देख रहे हो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है प्रॉम्प्टली? सेल डिवीजन। आर यू क्लियर बेटा? तो यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बेटा मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेसिटेशन आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू आवर टॉपिक अगेन। ठीक है, तो हम कर रहे थे यहां पर कि कोई भी सेल जो होता है, कोई भी सेल बेटा वो डिवाइड करने से पहले डुप्लीकेशन करता है और डुप्लीकेशन करने के बाद वो डिवाइड करता है टू डॉटर सेल्स के अंदर। क्लियर है? अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, मैंने ये पूछा था कि सेल डुप्लीकेट ही क्यों कर रहा है ना? सेल डुप्लीकेट क्यों कर रहा है? तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेट अस सपोज मुझे अगर किसी को 10-10 रुपए देने हैं, दो बंदे हैं मैंने उनको 10-10 रुपए देने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए? 20 रुपए, ताकि मैं दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, है ना? तो यहां पर भी पेरेंट सेल जो है भाई लोग, जो पेरेंट सेल है वो क्या करने लगा है? वो डिवाइड करने लगा है टू डॉटर सेल्स के अंदर। तो वो अपने दोनों डॉटर सेल्स को क्या करेगा? वो अपने दोनों डॉटर सेल्स को इक्वली मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर इक्वली मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? डबल अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैंने आपको यह बोला है कि जो सेल साइकिल है, ठीक है, सेल साइकिल जो है इसमें कितने सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चों? इसमें कितने सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अब ये कोई खेल तो है नहीं है, कप ऑफ टी तो है नहीं है कि सेल का मन किया, सेल ने डिवाइड किया और फटाफट से डिवाइड करके फटाफट से सब कुछ बना दिया। ऐसे नहीं होता। ठीक है, सेल को क्या होता है? सेल को पहले तो एक सिग्नल आता है। ठीक है, जब सेल को सिग्नल आता है तो सेल क्या करता है? अपने सेल साइकिल में एंटर करता है, और जब वो सेल साइकिल में एंटर करता है तो कितने सारे इवेंट्स को वो सीक्वेंस वाइज करता है। ठीक है, पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। क्लियर है? तो कोई भी सीक्वेंस रैंडम नहीं होता। जो सीक्वेंस होते हैं वो बिल्कुल ऑर्डरली मैनर में लगे होते हैं कि पहले इसको डुप्लीकेट करना है, फिर इसको, फिर इसको। क्लियर है? जो हम अभी पढ़ेंगे बच्चों।
तो दूसरी बात आपने ये याद रखनी है जो मैंने अभी बोला है कि सेल जो है, सेल को कुछ सेल सिग्नल्स जो है वो ट्रिगर करते हैं डिवीजन के लिए। तो देखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन, इसको ट्रिगर कैसे किया जाता है, इसको ट्रिगर कैसे किया जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है सेल साइज। सेल साइज, हर एक सेल का जो वॉल्यूम होता है वो स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है एक सेल का वो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। क्लियर है? अगर सेल का साइज जो है वो अल्टर कर जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर 20 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है, बट मैंने 40 बच्चे बिठा दिए, तो क्या वो रूम जो है वो टॉलरेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफोकेशन होगी, बच्चे कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर 40 बच्चे हैं तो हम 2 रूम्स में बच्चों को 20-20 में क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि एक रूम में 40 बच्चे का बैठना नामुमकिन ही एक तरह का है। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे हुआ, जब सेल जो है वो डुप्लीकेशन करता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ करता है, तो जो नई ऑर्गेनेलिस बनती हैं वो स्पेस ऑक्यूपाइड करती हैं। जब उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाइड करना होता है तो होता क्या है कि सेल साइज जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो अपने नॉर्मल साइज से क्या करेगा, यानी कि आफ्टर डन विद डुप्लीकेशन, अब क्या हुआ, अब यहां पर जो सेल है इसका वॉल्यूम क्या कर गया, इसका वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया। जब ये नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो ये सेल के लिए एक तरह का क्या आता है, सिग्नल आता है कि भाई अब तुम अपने आप को डिवाइड कर लो, यानी कि अपना जो मटेरियल है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो 2 डॉटर सेल्स के अंदर। क्लियर है बेटा? तो तब सेल क्या करता है, तब सेल क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है और दोबारा से अपनी जो नॉर्मल शेप है, नॉर्मल वॉल्यूम जो है उसको रिटेन कर लेता है। क्लियर है? दूसरा रीजन ये माना जाता है कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है, कोई वाउंड होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, लिम्फोकाइनेसिस। जैसे आप पढ़ोगे जूलॉजी के अंदर कि जो लिम्फोकाइनेसिस होते हैं वो लिम्फोसाइट्स को ट्रिगर करते हैं डिवीजन के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको और भी बहुत सारे नाम बताए हैं, प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो गया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया। ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं ये सेल डिवीजन को क्या करते हैं बच्चों, ये सेल डिवीजन को क्या करते हैं, बोलिए, ये सेल डिवीजन को ट्रिगर करते हैं। क्लियर है? तो आपने याद रखना है ये सेल डिवीजन को क्या करेंगे, ये सेल डिवीजन को ट्रिगर करेंगे। क्लियर है? और दूसरा रीजन मैंने सच आपको बता दिया है, ग्रोथ फैक्टर, तो ये आपने नोट कर लेना है, ग्रोथ फैक्टर्स। अब तीसरा जो रीजन है वो है कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, जैसे मैंने बोला है अगर सेल साइज जो है वो डिस्टर्ब करेगा तो ऑब्वियसली बात है कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो भी क्या कर जाएगी, सेल की डिस्टर्ब कर जाएगी। अब न्यूक्लियस को तो कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, जब कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल ही डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तो सेल को सिग्नल आ जाता है कि तुम भाई अपने आप को डिवाइड करो और अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन करो, ताकि कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो है, इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट रहे सेल का। क्लियर है? तो बच्चों ये आपको शायद समझ लग गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल को ट्रिगर करते हैं सेल डिवीजन के लिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी हो। तो शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो जैसे मैंने आपको बोला है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला है, अब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल को ऑर्डरली मैनर में। तो सेल साइकिल के अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सेल साइकिल जो है, जैसे मैं आपको बता दूं, सेल साइकिल बेटा जो है अगर हम बात करें बेटा सेल साइकिल की,
तो सेल साइकिल जो है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड साइक्लिक प्रोसेस होती है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड। अब जेनेटिकली कंट्रोल्ड क्या मतलब क्या है? यानी कि जैसे मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई सेल डुप्लीकेशन करता है तो वो कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो करता है। क्लियर है? अब ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करता है हमारा खुद का जेनेटिक सिस्टम। यानी कि हमारे डीएनए के पास कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं विच इनकोड समथिंग। इनकोड क्या करते हैं? प्रोटीन्स। और वो जो प्रोटीन्स होते हैं यानी कि साइक्लिन्स, काइनेसेस, ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट जो साइक्लिक इवेंट्स हो रहे हैं उनको रेगुलेट करते हैं। आर यू क्लियर? ये हम पढ़ेंगे आगे, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो याद रखना है सेल साइकिल जो है ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, अब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स्ड सेल साइकिल टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये सेल साइकिल जो टाइम पीरियड है ये वेरी भी कर सकता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज अगर हम बात करें तो यहां पर आप कुछ एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे वो एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का जो सेल होता है वो 24 आवर्स के बाद क्या करता है? अपने सेल साइकिल में एंटर कर जाता है। यानी कि ह्यूमन सेल जो होता है वो एवरी 24 आवर्स वो अपने सेल साइकिल में अगेन एंटर कर जाता है। क्लियर है? ऐसे ही सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम बेकर यीस्ट और ब्रूइंग यीस्ट भी बोलते हैं, यीस्ट होती है वो हर 90 मिनट्स के बाद वो अपने सेल साइकिल में एंटर कर जाती है। क्लियर है? तो ये बेटा दो एग्जांपल्स आपने नोट कर लेनी है क्योंकि ये एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं, तो इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ और एग्जांपल्स मेंशन कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो सेल साइकिल टाइम पीरियड होता है वो होता है 20 मिनट्स। आप देख ही रहे हो कितनी डाइवर्सिटी है सेल साइकिल टाइम पीरियड में। यानी कि ह्यूमंस के अंदर 24 आवर्स, यीस्ट के अंदर, फंगस के अंदर 90 मिनट्स और बैक्टीरिया के अंदर 20 मिनट्स। क्लियर है बेटा? ऐसे कुछ इंटेस्टाइनल सेल्स हमारे देखे गए हैं स्पेशल। ठीक है, जैसे मैंने बोला सेल साइकिल टाइम पीरियड वेरी कर सकता है सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 8 to 12 आवर्स का उनका भी सेल साइकिल टाइम पीरियड माना गया है। क्लियर है? चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बेटा बताया है कि सेल साइकिल जो है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है और इनका जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफिक होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अब सेल साइकिल जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टोटल 2 इवेंट्स होते हैं, मेनली 2 इवेंट्स। हम इनको 2 इवेंट्स के अंदर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो इवेंट है वो इवेंट है हमारे पास इंटरफेस और दूसरा है हमारे पास माइटोटिक फेस। क्लियर है बेटा? सो एक है इंटरफेस और दूसरा है माइटोटिक फेस। याद रखना है हमने सेल साइकिल को किस बेसिस पर 2 डिवीजन में सेपरेट किया है। पहला यह दर्शाता है इंटरफेस कि इस फेस के अंदर सेल डिवाइड नहीं करेगा। ये बेटा याद रखना है, इंटरफेस के अंदर सेल डिवाइड नहीं करेगा। यानी कि जब सेल अपने इंटरफेस के अंदर है, यानी कि इंटरफेस के अंदर है तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो मैंने अभी बताया अगर सेल डिवाइड नहीं करा तो फिर सेल क्या करेगा? शाबाश, लेट मी नो, सेल क्या करेगा? तो सेल क्या करेगा? सेल यहां पर डुप्लीकेशन करेगा। वेरी गुड, यानी कि दिस इज द डुप्लीकेशन फेज। यहां पर डुप्लीकेशन होगी मटेरियल की, डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, यहां पर डुप्लीकेशन होगा मटेरियल का।
क्लियर है? और एम फेज के अंदर क्या होगा? एम फेज के अंदर डिवीजन होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन के बाद फिर क्या बचा हमारे पास? डिवीजन। तो याद रखना है मेनली, तो पहले आपने यही चीज याद रखनी कि किस बेसिस पर हमने सेल साइकिल को बेटा डिवाइड किया है। तो पहला है इंटरफेस। इंटरफेस यानी कि यहां पर डुप्लीकेशन होगा, और एम फेस यानी कि माइटोटिक फेस का मतलब यहां पर क्या होगा? यहां पर डिवीजन होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे डायग्राम के साथ। चलिए, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे अब यहां पर बेटा हम बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे यहां पर। तो चलिए बनाइए डायग्राम। दिस वन, एक बड़ा सा सर्कल बनाना है आपने। ठीक है, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है, तो मैंने जैसे आपको बताया है। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करें, तो हम ह्यूमंस का सेल साइकिल पढ़ने लगे हैं। ये ह्यूमंस का सेल साइकिल है। तो आज आप देखोगे कि हमारे अंदर जब कोई सेल डिवाइड करता है तो वो कौन कौन से इवेंट्स करता है और कितने टाइम पीरियड तक वो करता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने अभी बताया था ह्यूमंस का सेल साइकिल टाइम पीरियड कितना है बच्चों? 24 आवर्स। 24 आवर्स, क्लियर है? तो 24 आवर्स में से यानी कि मोर देन 95% जो टाइम होता है वो इटसेल्फ इंटरफेस जो है वो ऑक्यूपाइड करता है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं, यानी कि इतना टाइम पीरियड जो है यहां से लेकर यहां तक, ये सारा का सारा टाइम पीरियड कौन ऑक्यूपाइड कर रहा है बेटा जी? यहां पर लिखोगे आप इंटरफेस। यानी कि मैक्सिमम टाइम जो सेल साइकिल में लगता है वो डुप्लीकेशन में लगता है। यानी कि मोर देन 95% जो टाइम है वो इंटरफेस ने लिया। यानी कि मोर देन 23 आवर्स जो थे वो किसने लिए? वो इंटरफेस ने लिए। टाइम पीरियड को जरूर दिमाग में रखना है, विल कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, कि टाइम पीरियड के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि more than 95% of the time of cell cycle is occupied by only interface। क्लियर है बेटा जी? उसके बाद बचा कितना? कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचा? यानी कि लेस देन 1% जो है, यानी कि लेस देन 1 आवर जो है, ठीक है, वो कौन ऑक्यूपाइड करता है? माइटोटिक फेस। माइटोटिक फेस। क्लियर है बेटा इतना आप सबको? ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब इंटरफेस की अगर बात करें तो इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा हम यहां पर मेंशन करेंगे। इंटरफेस जो होता है, ठीक है, ये सबसे पहले तो इंटरफेस का अगर डेफिनेशन मैं बोलूं तो इंटरफेस वो जो है वो एक तरह का नॉन डिवाइडिंग फेस है। दिस इज द नॉन डिवाइडिंग फेस। तो यहां पर आप लिखोगे दिस इज द नॉन डिवाइडिंग फेस। अब मैंने आपको बताया था अगर ये नॉन डिवाइडिंग फेस है तो इसमें फिर हो क्या रहा है? इसमें डुप्लीकेशन हो रहा है। क्लियर है? इसमें डुप्लीकेशन हो रहा है। अगर डुप्लीकेशन हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जब कोई चीज बन रही है और बनने के लिए क्या है? बनने के लिए एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन भी हो रही है। ठीक है, यानी कि यहां पर मटेरियल का बायोसिंथेसिस हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इज द मेटाबॉलिकली एक्टिव प्रोसेस। This is the metabolically active process।
So now further, so for the sake of convenience I told you, ठीक है, मिनट बिफोर, कि इंटरफेस के अंदर डुप्लीकेशन होता है और डुप्लीकेशन जो है वो कुछ सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। तो हम अपनी कन्वीनियंट के लिए हम इंटरफेस को फर्दर 3 फेसेस के अंदर डिवाइड करेंगे, सब फेसेस के अंदर, यानी कि G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। याद रखना बेटा, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। क्लियर है? अब अगर हम G1 की बात करें, अगर हम G1 की बात करें, ठीक है, तो G1 में आप लिखोगे कि G1 जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? दिस इज कॉल्ड गैप 1 फेस। इसको गैप 1 फेस भी बोलेंगे, ठीक है। इसको पोस्ट माइटोटिक फेस भी बोलेंगे, क्योंकि एम फेस के बाद आ रहा है। पोस्ट माइटोटिक फेस भी बोलेंगे। और ये एस फेस से पहले आ रहा है, एस फेस स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेस, तो इसको बोलेंगे प्री सिंथेसिस फेस, प्री सिंथेसिस फेस। क्लियर है बेटा? तो इसके आप देख सकते हो कितने सारे नाम है। इसको गैप 1 फेस भी बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक और प्री सिंथेसिस फेस भी बोलते हैं। अब जब G1 फेस आता है तो ये याद रखना है इसमें क्या क्या बनेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या बनेगा? इसमें सबसे पहले तो बनेगा हमारे पास, अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले बनेगा अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के बाद बनेंगे आरएनए, देन कुछ प्रोटीन्स, क्योंकि इंजाइम्स आर प्रोटोनीशियस इन नेचर। और एस फेस में सिंथेसिस किसका होना है? डीएनए का। और डीएनए की सिंथेसिस के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो G1 के अंदर ही प्रिपेयर हो जाएगा। अब डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए आरएनए, हमें चाहिए प्रोटीन्स यानी कि एंजाइम्स, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? पॉलीमराइज करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, पॉलीमराइजेशन करता है, ठीक है, ये याद रखना है। डीएनए पॉलीमरेज बनता है यहां पे। उसके बाद यहां पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डुप्लीकेट करती हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज जो हैं ये डुप्लीकेट करती हैं। अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली। और आपको पता है कोई भी चीज बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको बोला था एनर्जी कौन सी बनेगी? बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी वैलिड होती है? एटीपी। तो यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन भी होगा। क्लियर है? बट ये अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे अगर हम देखें यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि G1 जो है उसके दौरान क्या क्या बनता है, तो वो आपको मैंने बता दिया है। अब G1 कितना टाइम लेता है? तो G1 लेता है 10 to 12 आवर्स, ये याद रखना है। यानी कि मोर देन 23 आवर में से 10 to 12 आवर्स जो है वो इटसेल्फ G1 ले रहा है। क्लियर है बेटा? और दूसरी चीज, G1 को वेरिएबल फेस भी बोला जाता है, वेरिएबल फेस भी बोला जाता है। अब ये वेरिएबल फेस क्या है? ऐसे माना जाता है कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी से डिवाइड करते हैं और एक होते हैं जो बहुत स्लो स्लो डिवाइड करते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे मुझे आप फटाफट से बताइए, आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है बच्चों, फटाफट से प्लांट के अंदर कौन से सेल डिवाइड करते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल। वेरी गुड। तो यानी कि जो सेल्स फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग होंगे, जो फटाफट से डिवाइडिंग होंगे, उनके अंदर G1 जो होगी वो काफी ज्यादा शॉर्ट होगी।
और जो प्रोलॉन्ग्ड डिवाइडिंग सेल्स होंगे, प्रोलॉन्ग्ड डिवाइडिंग सेल्स, उनके अंदर जीवन क्या होगी, लॉन्ग होगी। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। क्लियर है बेटा? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएबल फेस कौन सी है, तो वेरिएबल फेस कौन सी है बेटा जी, गैप वन फेस। क्लियर है? अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने जीवन पढ़ लिया है। अब जब सेल जीवन में होता है, लेट अस सपोज कीजिए ये कोई सेल था, ये जीवन में आ गया है, तो यहां पर हमने दो चीजें और देखनी है। वो दो चीजें क्या है, एक है एन वैल्यू, एक है सी वैल्यू। एन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सी होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। याद रखना बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट के साथ, दैट इज कॉल्ड पिकोग्राम, पीजी। ठीक है? तो यहां पर सपोज कर लीजिए कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके न्यूक्लियस के अंदर ये आपको कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, 2। कितने आ रहे हैं, 2। तो यहां पर मैंने लिख लिया एन वैल्यू है 2 एक सेल के अंदर। और इस क्रोमोसोम में जो डीएनए स्टोर्ड है, ठीक है, बेसिकली क्रोमोसोम का डेफिनेशन ही क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो यहां पर अगर मैं डीएनए कैलकुलेट कर लूं इन क्रोमोसोम्स का, तो इसमें अपेरेंटली मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसमें जो डीएनए अमाउंट है वो है 2 पिकोग्राम। यानी कि कोई सेल है, पेरेंट सेल, वो सेल साइकिल के इंटरफेस में एंटर कर गया है और इंटरफेस के वो किस में एंटर किया है, G1 फेस में। जब वो G1 फेस में एंटर किया तो उसके पास कितने क्रोमोसोम थे उसके न्यूक्लियस में, 2। और टोटल डीएनए अमाउंट कितना है, 2 पिकोग्राम। सपोज किया मैंने, ठीक है, सपोज किया है, प्रैक्टिकली नहीं मैं लिख रहा यहां पर, मैंने हाइपोथेटिकली अज्यूम किया है। अब ये सेल ने G1 फेस अपनी कंप्लीट कर ली है। क्लियर है? अब जैसे ही अपनी जीवन फेज कंप्लीट करेगा तो अब नाउ इट इज गियरिंग अप फॉर एस फेज। अब ये एस फेज के लिए रवाना होगा। बट मैंने क्या बोला था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, हर एक चीज ऑर्डरली मैनर पे होगी। ठीक है? यहां पर कोई भी सेल जो है जब वो जीवन फेस अपनी कंप्लीट कर लेता है तो यहां पर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इस चीज को चेक करते हैं कि वाकई सेल ने सारा मटेरियल रेडी कर लिया है, नाउ इट इज फिट फॉर द फर्दर फेज। अगर तो ये फर्दर फेज के लिए फिट है बेटा, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये एस फेज में एंटर करेगा, अदरवाइज ये एस फेज में एंटर नहीं करेगा। मैं फिर बता दूं, यहां पर क्या होता है बेटा जी, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं, यहां पर और यहां पर। जहां पर मैंने पिंक कलर की मार्किंग की है, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स, जिनका काम ही क्या है, जिनका काम है ये चेक करना कि जो सेल ट्रांसिट कर रहा है अगली फेज में, क्या उसने सारा मटेरियल रेडी कर लिया है। अगर किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी जो है वो पकड़ी जाती है तो इस सेल को अगली फेज में एंटर करने के लिए रोक दिया जाएगा। अच्छा, अगर ये रोक दिया जाएगा सेल, तो फिर ये सेल कहां जाएगा, या ये सेल क्या करेगा बच्चों बताइए। लेट अस सपोज आपको कोई चीज है आपके पास, वो आपके पास इनकम्प्लीट है, तो मैंने आपको बोला कि बेटा जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं होती मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तो आप क्या करोगे, सो व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वो काम अपना कंप्लीट करोगे। यानी कि अगर कोई भी एरर है तो आप उस एरर को प्रूफ रीड करोगे एंड आफ्टर डन विथ प्रूफ रीडिंग आप उसको कंप्लीट करोगे, मींस यू विल मेक इट करेक्ट। क्लियर है? सो आफ्टर डन विथ करेक्शन आप अगेन मेरे पास आओगे, अगर मुझे अच्छा लगा इट विल बी गुड तो मैं आपको आगे प्रमोट कर दूंगा। क्लियर है? ऐसे सेम यहां पर है, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स हैं जो सेल को क्या करते हैं, रोकते हैं। अगर सेल के पास किसी भी तरीके की एरर रिपोर्ट होती है, अगर एरर रिपोर्ट होती है तो इस सेल को क्या किया जाता है, इस सेल को सेल साइकिल से एग्जिट कर दिया जाता है। एग्जिट करने का मतलब है एक फर्दर फेज होती है सेल साइकिल की जिसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज
दिस इज कॉल्ड एज जी नॉट फेस। इसको हम क्या बोलते हैं? जी नॉट फेस। अब जी नॉट फेस क्या होती है? दिस इज कॉल्ड एज क्यूशेंट फेस। अगर कोई सेल बेटा, अगर कोई सेल सेल साइकिल से एग्जिट होता है तो वो कौन सी फेस में जाता है? जी नॉट फेस में। क्लियर है? अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल ऐसे भी हैं जो ओकेजनली डिवाइडिंग है। अब ओकेजनली डिवाइडिंग सेल्स कौन कौन से हैं बेटा? ओकेजनली डिवाइडिंग सेल्स हैं जैसे कि नर्व सेल्स हो गए, जैसे कि लीवर सेल्स हो गए, जैसे कि मसल सेल्स हो गए, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गए। तो ये सारे सेल्स जो मैंने अभी बोले हैं, जो मैंने अभी सारे सेल्स बोले हैं, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे बेटा जी? ये सारे आएंगे जी नॉट फेज के अंदर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जी नॉट फेज जो होती है, ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स होंगे बेटा मुझे बताओ, वो लिविंग सेल होंगे कि डेड सेल्स होंगे? शाबाश, लिविंग सेल्स, वेरी गुड। तो यहां पर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। बट डू नॉट प्रोलिफरेट, बट डू नॉट प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब कि वो डिवाइड नहीं कर सकते। डू नॉट प्रोलिफरेट टिल, जितनी देर तक उनको फर्दर सिग्नल नहीं आता। क्लियर है? टिल फर्दर सिग्नल। तो मैंने आपको बताया है जी नॉट फेज के अंदर वो सेल्स होंगे जिनको चेक पॉइंट ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, या वो सेल्स होंगे जो ओकेजनली डिवाइडिंग सेल्स हैं। मैंने अभी बताया कौन कौन से सेल्स हैं, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गए, ठीक है, उसके बाद नर्व सेल्स हो गए, उसके बाद हमारे पास पैनक्रियाटिक सेल्स हो गए, यानी कि डिफरेंशिएटिंग सेल्स जितने भी हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स हो गए। ये सारे के सारे सेल्स जो हैं, जो डिफरेंशिएटिंग सेल्स हैं, ये सारे के सारे जी नॉट फेज के अंदर रखे जाते हैं। यानी कि ये सारे के सारे डिफरेंशिएटिंग सेल्स हैं, डिफरेंशिएटिंग सेल्स। क्लियर है बेटा? ये सारे के सारे डिफरेंशिएटिंग सेल्स हैं। क्लियर है बेटा जी? तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है जी नॉट के ऊपर भी कि जी नॉट फेस में कौन से सेल्स होते हैं, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो जी नॉट फेस में वो सेल्स होते हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लिविंग होते हैं, बट ये प्रोलिफरेट नहीं करते, ठीक है, और ये ओकेजनली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, डिफरेंशिएटिंग सेल्स होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मेच्योर होते हैं, ठीक है। और इनमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको मैंशन कर दी है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है बेटा जी? अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि कोई भी सेल जो है जब वो अपना जीवन फेज कंप्लीट कर लेता है तो अब वो किस में आएगा? एस फेज में। तो अब ये आ चुका है अपनी एस फेज में। तो एस फेज में जब ये आया, ठीक है, जब ये एस फेज में आया तो एस फेज स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज। एस फेज स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो एस फेज स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज। तो बेटा हेडिंग डालो। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा डीएनए का डुप्लीकेशन। यहां पर डीएनए अपनी जैसी एक और कॉपी बनाएगा। डीएनए यहां पर अपनी जैसी एक और कॉपी बनाएगा। तो यहां पर हेडिंग दीजिए एस फेज, एस फेज, एस फेज, ठीक है। तो एस फेज स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज। दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज। और इसको सिंथेसिस फेज क्यों बोला? क्योंकि यहां पर किसका सिंथेसिस हो रहा है? यहां पर हो रहा है डीएनए का डुप्लीकेशन। यहां पर होगा डीएनए का डुप्लीकेशन। क्लियर है बेटा जी? अब डीएनए का जो डुप्लीकेशन है
उसमें क्या क्या चाहिए? उसमें चाहिए थे न्यूक्लियोटाइड्स, बिकॉज डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा था? पॉलीमरेज, विच इज ऑलरेडी फॉर्म्ड इन द G1 फेज। यानी कि जो भी मटेरियल डीएनए बनाने के लिए चाहिए था वो सारा ही G1 में बन चुका है। क्लियर है? अब वो जो मटेरियल है वो यूज किया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। अब याद रखना है डीएनए की खास बात क्या है कि लेट अस सपोज ये एक डीएनए स्ट्रैंड है। तो याद रखना है जब भी कोई नया डीएनए बनता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव मोड को फॉलो करता है। अब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब होता है कि जो भी नया डीएनए बना उसमें हाफ प्रपोर्शन जो होता है वो पेरेंट का होता है और हाफ प्रपोर्शन नया होता है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब भी कोई नया डीएनए बनेगा तो वो पेरेंट डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा। यानी कि लेट अस सपोज ये अगर डीएनए है तो इसको देखकर नई कॉपी बनेगी, इसको देखकर नई कॉपी बनेगी। लेट अस सपोज दिस वन, ये नई कॉपी बन गई। एंड ये जो नई कॉपी बनी इसको फर्दर, क्योंकि ये थ्रेड लाइक है, इसको फर्दर कंडेंस किया जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है वो बहुत छोटा होता है। तो न्यूक्लियस के डायमेंशन के अंदर फिट करने के लिए जेनेटिक मटेरियल को कंडेंस किया जाता है इन ए वेरी हाई ऑर्डर। ठीक है, और कंडेंस्ड होने के बाद इसने क्या कर लिया? इसने बना दिया क्रोमैटिड। क्रोमैटिड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमैटिड जब दोनों, क्योंकि ये भी क्रोमैटिड है, दिस इज क्रोमैटिड नंबर 2, दिस इज क्रोमैटिड नंबर 1, यानी कि पेरेंट क्रोमैटिड। दोनों क्रोमैटिड जो हैं, दोनों क्रोमैटिड अगर एक ही मीडियन पोजीशन से अटैच हो, ये मीडियन पोजीशन क्या है? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। याद रखना बेटा जी, अगर दोनों ही क्रोमैटिड्स सिंगल क्रोमैटिड्स के साथ, सॉरी सिंगल सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल? वी बोथ ऑफ देम कलेक्टिवली कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। और अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, तो क्रोमोसोम कितने हैं? तो क्रोमोसोम यहां पर रहा 1, बट यहां पर अब डीएनए अमाउंट कितनी हो गई? पहले डीएनए अमाउंट कितनी थी? 2, तो अब 2 का क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि एक 2 अगर ये था तो 2 ये हो गया, तो यानी कि 4। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है? तो यहां पर हो गया 4 पिकोग्राम। ठीक है, आई थिंक आपको सबको ये चीज क्लियर होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि एस फेज के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं बट अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच डिवाइडिंग सेल वुड बी डबल। क्लियर है? तो डबल हो गया यहां पर डीएनए अमाउंट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्योंकि नया डीएनए बन गया, तो यहां पर एन वैल्यू कितनी रही? एन वैल्यू तो 2 रही, बट सी वैल्यू कितनी हो गई? 4 पिकोग्राम। 4 पिकोग्राम। क्लियर है? अब हम देखते हैं एस फेस में, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो एस फेस को अगर थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा लिखें तो यहां पर हम लिखेंगे इसके अंदर कि डुप्लीकेशन किस किस चीज की हुई। तो यहां पर आप लिखोगे बेटा, यहां पर आप नोट डाउन करोगे। सबसे पहले यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हुई। डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए से डीएनए कॉपी बनती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। उसके बाद डीएनए को कंडेंस करने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो बेटा वो लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड से बने होते हैं, क्योंकि डीएनए एसिडिक नेचर है बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो एसिडिक को कंडेंस करने के लिए वी नीड समवट बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होते हैं।
उसके बाद यहाँ पर एक और चीज बनती है, यहाँ पर सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं, यानी कि जो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर सेंट्रियोल फॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी कि सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी बच्चों यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीजों का डुप्लीकेट हो रहा है सेल के अंदर साइमल्टेनियसली, सेंट्रियोल्स का भी और न्यूक्लियस का भी। बट याद रखना है सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन जो है, ठीक है, ये हमें किन के अंदर देखने को मिलता है? लोअर प्लांट्स के अंदर। लोअर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि एल्गा, ब्रायोफाइट्स, इनके अंदर देखने को मिलता है। एल्गा में भी एक्सेप्शंस है, रेड एल्गा के अंदर आपको सेंट्रियोल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लोअर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है और एनिमल्स के अंदर स्पेशली देखने को मिलता है, क्योंकि हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन रहता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। और डीएनए तो आपको पता ही है कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होती होगी? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपने बेटा याद रखनी है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी सेम, बट अमाउंट ऑफ डीएनए जो होगा वो क्या हो जाएगा? डबल अप हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी? चलिए हम आगे बढ़ता हूं। अब एस फेज कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे पास अब आ गया है G2 फेज, ठीक है। तो अब ये सेल क्या करेगा? नाउ इट इज गियरिंग अप फॉर द G2 फेज। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर एक भी एम्बिग्यूटी रिपोर्ट की गई यहां पर तो ये सेल आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, फॉर्चुनेटली इस सेल के अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं पकड़ी गई। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर किस तरह की एम्बिग्यूटी, तो मैं आपको बता दूं, अगर एक भी एरर हमारे डीएनए के अंदर रिपोर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा फिनोटाइप अल्टर कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए हमें बहुत सारी चीजों को इंश्योर करना होता है कि डीएनए जो है ये करेक्ट कॉपी तैयार हो। अगर एक भी एरर रिपोर्ट की गई तो सारा का सारा जो है फिनोटाइप वो अल्टर कर देगा, ठीक है। तो G2 के अंदर क्या होता है? तो G2 का फुल फॉर्म क्या होगा? G2 मतलब गैप 2 फेज, आप खुद ही डेफिनेशन बना लीजिए, गैप 2 फेज, पोस्ट सिंथेसिस फेज और प्री माइटोटिक फेज। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है G2 के अंदर कि G2 का अगर G2 की मैं बात करूं, G2 फेज की, तो G2 फेज की अगर मैं बात करूं तो G2 फेज को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज गैप 2 फेज, और वी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉल इट एज पोस्ट सिंथेसिस फेज एंड, और इसको क्या बोलेंगे? प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि एम फेज से पहले आ रही है तो प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। अब G2 फेज में क्या बनता है? तो G2 फेज में जो एस में बना, यानी कि यहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम but amount of DNA would be double। अब G2 में और क्या क्या बनता है, तो आप ये चीज निश्चित कर लीजिए कि क्या क्या बनता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। तो G2 के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आरएनए, उसके बाद प्रोटीन्स। अब मैंने आपको बोला था कि मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनेलिज होती हैं उनका डुप्लीकेशन कहां रहता है? उनका डुप्लीकेशन रहता है G1 फेज में, बट माइटोकॉन्ड्रिया, इनको मेंशन कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है ER। इन तीनों का जो डुप्लीकेशन है, सॉरी ER नहीं बेटा, गोल्जी,
गोल्जी कर लीजिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एंड क्लोरोप्लास्ट, इन 3 ऑर्गेनेलिस का डुप्लीकेशन G2 में होता है। एंड अलोंग विद दैट एक चीज और है जिसका डुप्लीकेशन इसके साथ रहेगा, वो है ट्यूबुलिन फॉर्मेशन, यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है इनका काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना। और स्पिंडल फाइबर तो बहुत ज़रूरी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो स्पिंडल फाइबर से प्ले करते हैं, और स्पिंडल फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है कि कौन सी फेस में क्या बनता है, ठीक है। कौन सी फेस जो है वो प्रोलॉन्ग डिवाइडिंग सेल्स और जो फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स में वेरी करती है, ठीक है। और दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक सीक्वेंस जो होता है उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको कंट्रोल करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो कुछ प्रोटीन्स को इनकोड करता है, और वो जो प्रोटीन्स होते हैं यानी कि साइक्लिन्स या काइनेसिस, ये नाम के प्रोटीन्स होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो उस इवेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर है? अब हमारे पास बेटा आपने देखा है हमारे पास मटेरियल बन चुका है। क्लियर है? हमारे पास मटेरियल बन चुका है। अब मटेरियल तो बन गया है, अब इसके बाद सेल क्या करेगा? शाबाश, इसके बाद सेल क्या करेगा बच्चों? इसके बाद सेल करेगा डिवाइड। और अगर डिवाइड करना है तो उसको कहां जाना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा एम फेस के अंदर। तो चलो लेकर चलते हैं सेल को फिर एम फेस के अंदर। तो ये डायग्राम आई थिंक आपको क्लियर होगी। यहां पर भी जो सेल है सेम रहेगा, ठीक है। सो एन वैल्यू इज 2 एंड सी वैल्यू इज 4 पिकोग्राम, ठीक है। एन वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 एंड सी वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 पिकोग्राम। क्लियर है? अब ये सेल्स जो है ये एंट्री मारने जा रहा है किसमें? माइटोटिक फेस में। अब माइटोटिक फेस जो है ये कितना टाइम लेती है? लेस देन 1 आवर एक ह्यूमन के अंदर। क्लियर है? लेस देन 1 आवर के अंदर सेल को क्या करना है? फटाफट से डिवाइड करना है। बट ये भी जो फेस है, चाहे ये छोटा फेस है, बट ये भी एक ऑर्डरली फैशन में होता है। यानी कि कोई भी सेल जब अपने डिवाइडिंग फेस में एंटर करता है तो सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है बच्चों। क्लियर है? जब तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा या न्यूक्लियस मूव करेगा तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करेगा तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है। सो सबसे पहली जो फेस होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेस होती है, वो होती है कैरियोकाइनेसिस। यहां पर लिख लीजिए, सबसे पहली जो फेस है वो है कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद जो फेस आती है वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? अब कैरियोकाइनेसिस भी जो है इसमें भी फर्दर फेसेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो कौन कौन सी फेस बताई मैंने बेटा? प्रोफेज यानी कि प्रो मतलब फर्स्ट स्टेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ठीक है, चलिए अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम एम फेज को थोड़ा सा ब्रीफ करें तो एम फेज स्टैंड फॉर माइटोटिक फेज, और माइटोसिस का मतलब होता है जब एक पेरेंट सेल्स जो है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर बेटा क्या कर जाए, वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाए। क्लियर है बेटा? वो दो डॉटर सेल्स के अंदर क्या कर जाए? डिवाइड कर जाए। क्लियर है? दूसरी चीज, यहां पर
एम फेज के दौरान यानी कि माइटोसिस के दौरान क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो एकदम से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि जैसा पेरेंट वैसी पेरेंट की एक कॉपी तैयार हो जाती है। जब कोई भी डॉटर सेल्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट जैसे, जैसे मैं हूं और मैं अपने जैसे दो और बना लूं सेम, यानी कि आप डिफरेंशिएट ही ना कर पाओ कि सर कौन से हैं इसमें से एग्जैक्टली सर कौन से हैं, यानी कि तीन लोग खड़े हो जाएं। अगर कोई भी डॉटर सेल जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हो तो हम उनको बोलते हैं क्लोन्स। क्लियर है? तो उन कॉपीज को क्या बोलती हैं? क्लोन्स। एंड द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ क्लोन इज कॉल्ड रेमेंट। क्लियर है? या पढ़ोगे आगे। तो एम फेज के दौरान क्या हुआ? एम फेज के दौरान देखा गया कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते, आइडेंटिकल कॉपी, यानी कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट के अंदर हैं उतने ही क्रोमोसोम किसके अंदर हैं? दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। यानी कि जेनेटिकली ये क्या हो गए? जेनेटिकली ये क्या हो गए? एग्जैक्टली सेम हो गए। अब जो एम फेज है, एम फेज की अगर बात करें, माइटोसिस की अगर बात करें, तो माइटोसिस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया जो था वो थे स्ट्रासबर्जर। स्ट्रासबर्जर जो थे इन्होंने प्लांट सेल के अंदर फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की थी माइटोसिस। क्लियर है? अब माइटोसिस जो है ये कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? तो ऑर्गेनिज्म जो होता है इट इज द ओनली सेल डिवीजन, it is the only cell division which is responsible for the reproduction in the lower organisms. As I taught you earlier कि unicellular जो organisms होते हैं उनमें cell division itself जो है वो growth and reproduction में help करती है। Clear है? तो हम आगे बढ़ते हैं M phase की तरफ। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मैंने फिर बोलता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है बच्चे, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं एम फेस। ठीक है? एम फेस। तो जैसे मैंने आपको बोला है, एम फेस की अगर बात करें तो एम फेस स्टैंड फॉर माइटोटिक फेस। ठीक है? एम फेस स्टैंड फॉर माइटोटिक फेस। अगर माइटोटिक फेस की बात करें, अगर माइटोटिक फेस की ही बेटा बात करें तो मैंने आपको बोला है इस फेस के दौरान क्या होगा? माइटोसिस हो गई। माइटोसिस, और माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन बेटा जी, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन बोला? बिकॉज पेरेंट जीनोम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है इनटू टू डॉटर सेल्स, बिकॉज genetic material equally distributed into टू डॉटर सेल्स बेटा जी, into टू डॉटर सेल्स। अगर दोनों सेल्स के अंदर पेरेंट जितना ही जेनेटिक मटेरियल आ गया तो हम उन सेल्स को क्या बोलेंगे? दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, यानी कि देयर इज नो स्पेस ऑफ वेरिएशन, यानी कि कोई भी वेरिएशन आपको रिपोर्ट नहीं होगी माइटोसिस के अंदर। जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। अब जैसे मैंने बोला था कि जो माइटोसिस है इसको पहली बार प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि बॉटनी की क्लास है तो हम प्लांट सेल को ही पहले कंसीडर करेंगे, तो माइटोसिस को सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर किसने देखा था? स्ट्रासबर्जर ने। तो स्ट्रासबर्जर जो थे इन्होंने प्लांट सेल के अंदर पहली बार रिपोर्ट किया माइटोसिस को। अब जो माइटोसिस है ये कौन से सेल्स जो हैं प्लांट के जो इनको मतलब शो करते हैं? तो माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस जो है ये हैप्लॉइड सेल्स में भी देखी जाती है और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर भी देखी जाती है। यानी कि जो डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स होते हैं जैसे हमारे गोनैड्स हो गए, तो गोनैड्स फर्दर डिफरेंशिएटिंग सेल्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस।
बट अगर हैप्लॉइड की बात करें तो आप मुझे बता सकते हो कोई ऐसा हैप्लॉइड सेल्स जो माइटोसिस करता हो? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जैसे लोअर प्लांट्स हो गए, जैसे लोअर प्लांट्स हो गए, लोअर प्लांट्स में माने तो कौन आ जाएगा? एल्गी। जैसे एल्गी होगी, तो एल्गी का लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे प्लांट किंगडम के अंदर। हर एक प्लांट के अंदर दो तरह के फेज होते हैं, गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज के दौरान क्या होता है कि जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है जिसका प्लॉइडी लेवल होता है हैप्लॉइड यानी कि एन होता है, लेट अस सपोज ये कोई बॉडी है जिसका प्लॉइडी लेवल है एन, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये फर्दर क्या बनाएगी? गैमीट्स। आपको पता है गैमीट्स का यूनिवर्सल प्लॉइडी लेवल क्या होता है? एन। जब एन से एन ही बन रहा है, जब एन से एन ही बन रहा है, तो कौन सी सेल डिवीजन होगी बेटा जी? माइटोसिस। यानी कि गैमेटोफिटिक फेज जो होती है एल्गी की, वो गैमीटोजेनेसिस के दौरान माइटोसिस का इस्तेमाल करती है। और माइटोसिस जो होती है वो क्या करती है? गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती है इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स। याद रखना, लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में नहीं। क्लियर है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर नहीं बेटा। क्लियर है? तो ये चीज आपने याद रखनी है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया हैप्लॉइड का केस। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि स्कूल के अंदर ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर या मैम लोग कि बताइए जी कौन से हैप्लॉइड सेल्स हैं जो माइटोसिस करते हैं। तो आपने बताना है लोअर प्लांट्स के अंदर जो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, यानी कि गैमीटोफिटिक बॉडी के जो सेल्स होते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, वो माइटोसिस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ होते हैं जैसे बीज हो गई। कुछ बीज भी क्या करती हैं, जैसे आपने हनी बीज के अंदर केसेस पढ़े हुए हैं। कुछ हनी बीज होती हैं जो क्या करती हैं, माइटोसिस की हेल्प से क्या करती हैं, वो यंग वंस को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। क्लियर है बेटा जी? चलिए, अब एम फेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस के बाद जो है वो कौन डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस बेटा? अभी बताया था मैंने, जब पेरेंट न्यूक्लियस स्प्लिट करेगा इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है, इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। क्लियर है बेटा? अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली फेज कौन सी आती है? सबसे पहली फेज यहां पर आएगी हमारे पास कौन सी बेटा? प्रोफेज। उसके बाद आएगी मेटाफेज। उसके बाद आएगी एनाफेज। उसके बाद आएगी एंड फेस यानी कि टीलोफेस। चलिए, अगर मैं थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊं इसी में से, तो कौन से बनेंगे? जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है इन चारों में से सबसे लॉन्गेस्ट फेस कौन सी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेस कौन सी होगी? प्रोफेस। याद रखना है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेस। और सबसे शॉर्टेस्ट फेस कौन सी होगी? एनाफेस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी फेस है जिस फेस में हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। अब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को क्यों स्टडी करना है? क्योंकि ऐसे कितने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस की वजह से होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स के टूटने फूटने की वजह से हो जाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्रोमोसोम को स्टडी करना होता है मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर। क्लियर है?
तो याद रखना है मेटाफेज को बेस्ट स्टेज माना जाता है। सो मेटाफेज वुड बी द बेस्ट स्टेज for studying morphology of chromosome। याद रखना है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं कैरियोटाइपिंग, यानी कि कैरियोटाइपिंग के लिए हम मेटाफेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप मेटाफेज को ही क्यों चूज कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी फेज तो प्रोफेज है। तो क्योंकि मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाईली कंडेंस्ड होते हैं, हाईली कंडेंस्ड, और हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बेस्ट माना जाता है स्टडी के लिए। क्लियर है बेटा? एनाफेज जो है इसको बेस्ट फेज माना जाता है किसी भी क्रोमोसोम की शेप चेक करने के लिए। शेप ऑफ क्रोमोसोम अगर आपने स्टडी करनी है तो उसके लिए बेस्ट स्टेज मानी जाती है एनाफेज। क्लियर है? और टीलोफेज का जो निकनेम है उसको बोला जाता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि जो प्रोफेज में हुआ वही सेम, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा होगा टीलोफेज में। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आज का लेक्चर जो है, ठीक है, आप सबको समझ आ गया होगा, और हम अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और अगली क्लास में अगर आपको कोई भी बेटा डाउट होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। थैंक यू सो मच।